बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी जुड़ चुके हैं। साहित्य हिंदी का मॉडल पेपर है, यानी कि कला वर्ग के विद्यार्थी बहुत जल्द से तैयार हो जाएं। 100 पूर्णांकों वाला आज 3.25 घंटे का पेपर आपका होता है। बिल्कुल मॉडल पेपर सेम रहेगा आपकी यूपी बोर्ड का। तो जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं ना आज आधे घंटे के अंदर। बहुत जल्दी ही आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक समझा जाता है किसको? भारतेंदु हरि। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो प्रकाशन वर्ष स्थापित स्थापित हुई थे 1900 ईस्वी में, और प्रथम संपादक इसके बाबू श्याम सुंदर दास थे। फिर पथ के साथी के रचयिता कौन है? तो पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियां, रेखा, जो स्मृति की रेखाएं है ना, अतीत के चलचित्र, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। क्या है? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं पथ के साथी। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन सही है आपका। धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास। बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। बहुत ही कम समय में सब कुछ कवर करना है ना, तो समय बहुत कम है। आप जल्दी जल्दी कवर कीजिए। धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? यानी कि अब देखिए, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ये तीनों तो आपकी हो गई जैनेन्द्र की। तो जब जैनेन्द्र की ये तीनों हैं तो बचा क्या? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। भाग्य और पुरुषार्थ क्या है? निबंध है। भाग्य और पुरुषार्थ क्या है? निबंध है, जो जैनेन्द्र कुमार जी का है। अब आप देखिए प्रश्न 2, यानी कि आपका पद्य से, पद्य साहित्य के इतिहास से। अगर आपने नहीं देखा अब तक तो प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है, A to Z, कुछ भी नहीं बचा हिंदी साहित्य और हिंदी सामान्य का। बिल्कुल है ना, कंफर्म है। आपको ये बात बिल्कुल पक्के से माननी पड़ेगी। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, लाइव जुड़ा कीजिए हर रोज शाम 7 बजे। ओके, चलिए। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की रचना कौन सी है? भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल साकेत तो देखो हो गई द्विवेदी युग की। क्यों? क्योंकि जो साकेत है मैथिली शरण गुप्त ने रचा, द्वापर भी मैथिली शरण गुप्त ने रचा, तो भी द्विवेदी युग की हो गई। और रामचंद्रिका केशवदास ने लिखा, ये रीतिकालीन कवि थे। तो बचे कौन? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है। तो विनय पत्रिका भक्तिकाल की रचना है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी की दुनिया जानती है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? आंसर दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद और राष्ट्रीय काव्यधारा दोनों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तुरंत छायावादोत्तर काल के भी कवि गिने जा सकते हैं। तो आप इनको अधिकतर राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत आप मान लीजिए। वैसे ये है प्रगतिवाद के अंतर्गत, दोनों के आते हैं, लेकिन अधिकतर राष्ट्रीय यानी ओज से परिपूर्ण कविताएं लिखी हैं इन्होंने, इसलिए ये राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में भी आप इनको ले सकते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रबरदाई ने की थी, आप सभी जानते हैं। चंद्रबरदाई जो कि आदिकालीन रचना है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। गद्यांश आएगा, गद्यांश को पढ़ेंगे फिर उसके उत्तर देंगे। तो पहले से ही उत्तर हम दे लेते हैं। ऊपर गद्यांश का शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है भाषा और आधुनिकता। लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ओके। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश भाषा की साधारण इकाई शब्द है, और छोटी इकाई क्या है? शब्द है। ठीक है, भाषा की सबसे साधारण इकाई क्या है? शब्द है। शब्द के अनुपस्थिति में भाषा अनस्तित्व हो जाती है और भाषा कठिन हो जाती है। इस प्रकार आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने यहाँ पे वर्णन किया है कि भाषा, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व नहीं रह जाता है। शब्द की, शब्द के ही अस्तित्व में भाषा का अस्तित्व है। ठीक, आगे देखिए। भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो अभी आपने पढ़ा शब्द है, तो इसका उत्तर भी शब्द हो जाएगा। भाषा का अस्तित्व किसके बिना दुरूह है? शब्द के बिना। भाषा में शुद्धता कैसे प्रदान की जा सकती है? तो अब इसका उत्तर देखिए। भाषा में शुद्धता मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक, देखिए भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्य, हम पिस जाते अच्छा ही हुआ जो वो बदल गई,
ये आप कहाँ से लिया गया? देखिए ऊपर गद्यांश का शीर्षक है अशोक के फूल, लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो पहले देख लीजिए रेखांकित अंश। पंडिताई को आप विद्वता लिखिए, बोझ का मतलब भार लिखिए। विद्वता भी एक प्रकार का बहुत बड़ा भार होता है, और जितना ही ये भार अधिक बड़ा होगा उतना ही तेजी से ये डुबाएगा। क्या? विद्वता। जब वो जीवन का एक अवयव बन जाती है क्या? विद्वता। तो बिल्कुल सरल हो जाती है क्या? विद्वता। तब वो बोझ नहीं रह जाया करती, यही कहने की बात है ना। अब आप पूछेंगे पंडिताई क्या है और ये बोझ क्या है, तो आप देखिए जब किसी चीज कोई नया शब्द आया, बहुत ही विद्वान हैं आप, जैसे विद्वान मान लो आप पंडिताई कर रहे हैं, आप बहुत विद्वान हैं, और विद्वान इसलिए हैं आप बहुत विचारशील व्यक्ति हैं, बहुत ही विचारशील। आप खाना खाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं ना, नहाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं। तो ये जब शुरुआत में आपने विद्वता हासिल की तो ये सब मंत्र पढ़ने में कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त ना, कुल्ला करते वक्त, तो अब ये जीवन के अंग बन गए। तो जैसे कुल्ला करेंगे तो सिंपल से हम मंत्र बोल देंगे। ये शुरुआत में तो कठिन साधना होती ना, माला फेरना ये वगैरह। तो ये बात कही गई पंडिताई भी एक प्रकार से बोझ है। कवि कालिदास किसका रस या आनंद प्राप्त कर चुके हैं? तो अशोक के फूल का। कौन सी प्रवृत्ति तेजी से डुबोती है? पंडिताई तेजी से डुबोती है। अब आप पद्यांश को पढ़िए, उसके उत्तर दीजिए कि तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। आप जान गए कहाँ से? यमुना छवि से है। यमुना छवि से है, और लिखा किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने है। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लेखक हो गया। रेखांकित अंश है कि तरनि तनूजा अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने झुके हुए किनारों से जल को स्पर्श करने के लिए ही सुशोभित हो रहे हैं। ठीक, ये सारी व्याख्या हम बता चुके हैं। आराम से प्लेलिस्ट खोल लीजिए प्रत्येक दिन आप चैनल से, और धीरे धीरे पढ़ डालिए। फिर आपका है जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर कौन आगे झुक गए हैं? तो तमाल के वृक्ष। कवि के अनुसार किन्हें देखकर नेत्रों को मन को सुख प्राप्त होता है? किनको देख करके? ठीक, तो तरुवर यानी बहुत, वो जो तरुवर लगे हैं, पेड़ लगे हैं। उपयुक्त पंक्तियां किन अलंकारों से सुशोभित है? तो देखिए इनमें वैसे तो 5 ही पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर हमने 8 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ये इसमें देखिए अलंकार कौन कौन से हैं? अलंकार देखो, एक तो अनुप्रास हो गया, ठीक, अनुप्रास अलंकार हुआ। संदेह अलंकार भी है, किन्हो शब्द आ गया ना, या अथवा कह दिया गया। और उत्प्रेक्षा भी है, क्योंकि मन मानो जन जानो भी कह दिया गया। तो 3 अलंकारों का परिपाक यहाँ पर है। यमुना तट वृक्ष किस रूप में सुशोभित हो रहे हैं? ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो झुके हुए किनारों पर ऐसे सुशोभित होंगे मानो को वो यमुना के जल को स्पर्श करने करने के लिए आतुर हों। वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं? निज निज शोभा, अपनी शोभा देख रहे हैं। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। आप जानते हैं ना, रामधारी सिंह दिनकर का है ये, अभिनव मनुष्य पाठ से लिया गया। तो कहते हैं हे मनुष्य सावधान हो जाओ, अगर ये विज्ञान तलवार है तो इसको फेंक देना चाहिए तुमको। मोह और यादों से बहुत दूर करके इसको फेंक देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान रूपी तलवार हम हाथ में लेकर के बहुत दिनों तक नहीं खेल सकते, क्योंकि हम अभी नादान शिशु हैं और इससे हमारे हाथों की धार कट सकती है। तो उपयुक्त पद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है? अब बताया हमने, अभिनव मनुष्य। कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बताया मैंने कवि किसे और क्यों सावधान करता? तो कवि मनुष्य को सावधान करता है, क्योंकि मनुष्य को नादान शिशु समझता है। मनुष्य के लिए विज्ञान क्या है? वरदान और अभिशाप दोनों है। और मनुष्य के लिए विज्ञान क्या है? यहाँ पर तलवार है। यहाँ कविता के हिसाब से देना है आपका उत्तर। तो विज्ञान क्या है? तलवार है। पद्यांश में अज्ञान शिशु कौन है? तो मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य ही अज्ञान शिशु है। अब आपको जीवन परिचय देना होगा, लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय। 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय के हिसाब से कृतियां भी लिखनी होगी। तो जीवन परिचय पर कम जोर देना है, साहित्यिक परिचय अधिक। बार बार बता चुके हैं और चैनल पे हम डाल भी चुके हैं रिटर्न में, आप देख लीजिएगा, वहां से देखिए इनको। कर्मनाशा की हार पंचलाइट भी बता चुके हैं 80 शब्दों में, और पंचलाइट बहादुर कहानी भी बता चुके हैं। स्वपठित खंड काव्य, सारे के सारे खंड काव्य
भी हुए हैं, बहुत ज्यादा बताना लंबे से संभव नहीं है, तो छोटी छोटी चीजें बता देते हैं जो बहुत ही कठिन आपके लिए नहीं है, आपको उत्तर ढूंढने में देर है। फिर है आपका संस्कृत से आएगा, ये देखिए एक गद्यांश आ गया, ठीक है, एक गद्यांश संस्कृत से आएगा, एक पद्यांश संस्कृत से आएगा, दोनों आपको उत्तर देने होंगे। सारे के सारे हम संस्कृत गद्यांशों से सारे के सारे हम करवा चुके हैं। अब आप देखिए, महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् न कदापि भ्रंशन्ति। तो महापुरुष लौकिक माने लोक प्रलोभनों में बंध करके निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते, अलग नहीं होते, और देश सेवा में अनुरक्त माने लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में स्थातुम ना शक्नोत, स्थित नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति माने इत्यादि अन्य राष्ट्र नायक सह अपि देश स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े, और देहल्याम त्रयोविंशतमे दिल्ली में 23 अर्थात 23वें कांग्रेस अधिवेशने, कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद को अलंकृत किया। बहुत ही कायदे से अगर आपको संस्कृत का अर्थ समझना है तो अभी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एक एक तोड़ तोड़ के मैंने कौड़ी कौड़ी करके बता दिया है। रॉलेट एक्ट यहां पे तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि समय का अभाव। रॉलेट एक्ट इस इति आख्यस मतलब इस नाम के विरोध से ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण सुनकर आंग्ल शासक, अंग्रेजी शासक भीता जाता डर गए, बहुवारम बहुत बार कारागारे निक्षिप्तो अयम, कारागार में डाल दिए जाने पर भी अयम वीरा, यह वीर देश सेवा पाठ लिया गया है, आप जानते हैं सभी लोग। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, बहुत बार ये वाला गद्यांश पढ़ा चुके हैं, अगर आपने पुराने पेपर्स देखे हैं तो जरूर ये हम बताए होंगे। सामान्य हिंदी वालों को बहुत बार पढ़ाया, ये बार बार आता रहता, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है ना, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावबोध सामर्थ्य है, अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते माने है। किम बहुना बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सत प्रेरणा संस्कृत वांगमयम ददात, संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी किंचित अन्य, वैसी कहीं अन्य नहीं है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, ना अन्यत्र तादृशी वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दान शौच औदार्यम, दया दान और शौच माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनसूया माने जलन न करना, क्षमा माने सामर्थ्य, अन्य चा अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन माने अध्ययन से, संजायन्ते माने उत्पन्न हो जाते हैं। संस्कृत भाषा महत्व से है। अब देखिए, ये खैर व्यर्थ में आ गया, ये आपका पाठ हट चुका है वर्षा वैभवम का। ये बढ़िया है, सुभाषित रत्नांश आया है, न कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, न चौरहार्यम, न चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता, न भ्रातृभाज्यम, और न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, न भारकारी और भार स्वरूप भी नहीं है। व्यय कृते, व्यय करने पर बढ़ता ही है नित्य प्रति, विद्याधन सर्वधनों में प्रधान है। ठीक है, अब आपको क्या होगा, उत्तर देना होगा। क्या? 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, 2 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए ना आपको। संस्कृत साहित्य से आदि कवि कहा आसीत, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि आदि आसीत, सभी जानते हैं। तो धीमताम कालः गतम गच्छति, तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम। ठीक, फिर भी रस करुण रस, ये सब पढ़ा चुके हैं। सारे के सारे रस छंद और अलंकार एक प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, यानी कि जल्दी से वहां से देख लीजिए, बार बार इसको बताने से कोई मतलब नहीं है। निबंधों में बेरोजगारी पर हम जल्द ही निबंध लाने वाले हैं, साहित्य और समाज पे लाने वाले हैं, भ्रष्टाचार करवा चुके हैं, आतंकवाद करवा चुके हैं। ठीक है, अगर इतने भी तैयार कर लेते हैं जितने हमने चैनल पे करवाए हैं, उससे भी आपका कल्याण हो सकता है। इत्यादि में कौन सी संधि है? इति धन आदि, इति धन आदि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अयादि वो यड़ संधि है इसमें, इतियाद में यड़ संधि। रामौ अग्रतः, रामा अग्रतः लिखा ना, तो रामौ अग्रतः, ये देखिए अग्रतः, रामौ अग्रतः इसका होगा। अग्रह का पावक होता है, ये सही है। समास करना होता है उपवनम में, तो उपवनम में अव्ययी भाव समास है आपका। महाजनः, महान चासो जनः यानी कर्मधारय समास है आपका। महान है जो ना अकरोत, अकरोत और पास्यामः किस रूप लकार धातु के
क्या है, तो अभी बता रहे अकरोध क्या है, अकरोध जो है लंग लकार है, सबसे पहले लंग लकार है, और क्री धातु लंग लकार, फिर क्री धातु लंग लकार, और क्या है, यानी कि ये क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन का। पास्यामः का देख लीजिए, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, पास्यामः में पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप ये होगा। अब देखिए आत्मसु शब्द सप्तमी, हमने बताया था सु लग जाए कहीं पर, सु 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 लगा हो तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है, हमेशा याद रखिएगा। सर्वस्मात जो रामात सूर्यात ग्रामात वही पंचमी का एक वचन है सर्वस्मात। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धि मतु प्रत्यय है आपका पहला वाला। पानीयम पा धातु अनियर प्रत्यय होता है इसमें। अब रेखांकित पदों में आपको क्या करना होगा, तो रामस्य सखा आसीत, ठीक है, सुग्रीवा रामस्य सखा आसीत, तो ये षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति है, रामस्य में षष्ठी विभक्ति है। आचार्यात अधीते, आचार्यात अधीते, तो क्या होगा, आचार्यात अधीते मतलब आचार्य से पढ़ता है, तो आख्यातोपयोगे से ये क्या होगा, पंचमी विभक्ति आख्यातोपयोगे सूत्र से होगी। बालकेशु अरविंदः श्रेष्ठः यतस्य निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति होगी बालकेशु में, ठीक है। अब अनुवाद करना है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि, ठीक है, वृक्षात वृक्ष से पत्राणि पत्ते पतंति गिरते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो खगाह आकाशे उद्पदति, ठीक है, उत्पदति, ठीक है। पिता पुत्रों को मिठाई देता है, पिता पुत्रेभ्यः मिष्ठान्नम ददाति। छात्र को विनयशील होना चाहिए, छात्रम, ठीक है, छात्रम विनयशीलम भवेत। चलो, तो बच्चों कैसा लगा एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज आपका पेपर इतना समाप्त हुआ। साहित्य हिंदी वालों को बहुत ही जल्दी से शेयर कर दीजिए, बहुत ही कम समय बचा है परीक्षा का, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। कल हम आपके लिए बहुत ही खास चीज़ लेकर आने वाले हैं, तो 7 बजे देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।